हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप स्वस्थ होंगे, अच्छा से पढ़ाई आप लोग का चल रहा होगा, उम्मीद है। और रियल नंबर्स का 2 क्लास यहाँ पे ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ठीक है ना। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो कि कम्प्लीटली नंबर्स के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। तो 2 क्लास अगर पिछला 2 वीडियोज़ आप नहीं देखे हैं तो जा कर के उसको एक बार देख लीजिए। साथ साथ में कोई भी अगर आपका क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लेकर के डील करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के अगर नहीं बैठे हैं तो फटाक से अपना कॉपी पेन ले लीजिए, ताकि जो भी यहाँ पे हम कराएंगे उसको आपको कॉपी में उतार लेना है, बाद में उसको एक बार दोबारा आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। चैप्टर में कहीं पे कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। सारा यहाँ पे एक एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा जो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करेगा, और साथ साथ में एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आज का क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा। तो रियल नंबर से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और रियल नंबर्स चैप्टर का सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक है वो क्या है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। क्या है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा को हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि इस लेमा में क्या कहा गया है और कैसे उसको हम लोग समझते हैं। साथ में आपको हम बता दें कि ये लेमा डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टेट यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपसे पूछ लिया गया है 2 मार्क्स के लिए। तो इसको एक बार थोड़ा सा याद भी आपको मतलब करना होगा स्टेटमेंट को, और कहाँ तक लिखना है वो भी हम बोल देंगे, साथ साथ में लेमा को हम लोग समझ भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग डाल देते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है ना। और कॉपी में आप लोग डालिए अपना हेडिंग। साथ में यहाँ पे जो स्टेटमेंट कहा गया है आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, है ना। यानी यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का बात कहा गया है। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट, यानी यहाँ पे चारों जो नंबर का बारे में बात किया गया है ना। एक है पी, एक है यहाँ पे पी बोल रहे हैं, एक ए बी और क्यू आर। आप यहाँ पे कोई भी डिनोशन ले सकते हैं, एक्स वाई जेड आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। लेकिन यहाँ पे ए और बी नंबर दिया गया है जो कि यहाँ पे क्यू और आर के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको ये स्टेटमेंट को लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो दिया गया है ए इक्वल टू ऑफ, है ना, बी आर, ए इक्वल टू बी आर प्लस बी क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो यहाँ पे दिया गया है इसको आपको लिख लेना है। जहाँ पे आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 से ज़्यादा और b से कम। अब इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। इतना ही आप लोग को लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को लिख देना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ है कि कोई नंबर लिया गया a और उस नंबर को क्या किया गया है? b नंबर से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। a को हम लोग क्या बोलते हैं जी? a को हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं, b को हम लोग डिवाइज़र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डिवाइड करके जो कोशेंट आया वो q है, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका r है। कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। b क्या है आपका? बोलिए, डिवाइज़र है ना। एग्ज़ाम में ये नहीं आपको लिखना है, जस्ट समझा रहे हैं। एग्ज़ाम में आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। ये हो गया आपका डिवाइज़र। a क्या है जी? डिविडेंड है। a क्या है? बोलिए, डिविडेंड है। q क्या? बोलिए, कोशेंट है ना। q क्या? बोलिए, कोशेंट है। और r क्या? बोलिए, रिमाइंडर है, ठीक है ना, रिमाइंडर है। तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जो हम लोग डिवाइड जो करते हैं इसमें यही सब चीज़ यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन को आप लोग को एक बार समझना होगा कि रिमाइंडर जो है उसका रेंज यहाँ पे दिया गया है कि 0 से ज़्यादा या 0 का इक्वल होगा बट b से कम होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा? b यानी डिवाइज़र से कम होगा। होता ही है जब भी हम लोग कोई नंबर्स यहाँ पे लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे हम 2 को यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे हम कर रहे हैं, है ना। 5 को यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो यहाँ पे क्या होगा? बोलिए, 2 2 यहाँ पे 4, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हो गया 1।
तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो अगर कट जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा, है ना, तो रिमाइंडर 0 होगा, 0 तो हो ही सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर अगर कोई बचता है 0 से ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा इस रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, इस डिवाइजर से कम होना चाहिए। अरे कम होगा तब ना डिवाइड रुक जाएगा। अगर ये ज़्यादा होता तो एक बार और इस यहाँ पे हम लोग देते 2 1 जा 2 या 2 2 जा 4 जो भी होता है ना, तो डिवाइड और आगे नहीं बढ़ सकता है। डेसिमल का डिवाइड लेंगे तो अलग बात है, उसमें रिमाइंडर तो बचता नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेसिमल का डिवाइड नहीं लेते हैं, नॉर्मल डिवाइड अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, आपको याद रखना है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, डिवाइजर से यहाँ पे कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। 0 से लेकर के डिवाइजर से कम होता, इसका क्या हो जाएगा, रेंज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कंडीशन होता है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, डिवाइजर, है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, है ना, प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर, प्लस यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ तक आपको एग्जाम में लिख देना है। एक तो स्टेटमेंट आपको लिखना है, उसके बाद ये लाइन आपको लिखना है, ठीक है ना, उसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट आपको लिख देना है। कोई यहाँ पे मार्क्स नहीं कटने वाला है, 2 में 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकता है अगर इस तरह से आप लिखते हैं। ये वाला बीच वाला पार्ट आपको जस्ट समझाने के लिए हम दिए हैं कि किस तरह से यहाँ पे डिवाइजर कहाँ बैठता है, डिविडेंड कहाँ बैठता है, रिमाइंडर कोसेंट क्या होता है, और ख़ास करके यहाँ पे रिमाइंडर का रेंज क्या होता है। रिमाइंडर यहाँ पे किस तरह से 0 से लेकर के आपका डिवाइजर से कम तक यहाँ पर रेंज हमको देखने को मिलता है, वो यहाँ पे दिखा दिए। समझ में यहाँ तक आपको आ गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और CBSE में 2009 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है, 14 में, है ना, लगभग ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो आपको समझ में आया होगा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा से 2 क्वेश्चन पहले यहाँ पे हम लोग माने कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देख लो कि क्या लिखा हुआ है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज कोसेंट, है ना, एंड 32 एज रिमाइंडर, ठीक है। आपका नंबर यहाँ पे पूछा गया है। तो नंबर जब भी हमको निकालना होता है ना, नंबर मतलब यहाँ पे क्या है, बोलो, डिविडेंड। क्या बोले, नंबर मतलब आपको हमेशा डिविडेंड आपको निकालना होगा। समझ में आया, नंबर मतलब क्या निकालना होगा जी, डिविडेंड। तो नंबर अगर यहाँ पे डिविडेंड अगर है तो नंबर होता क्या है, मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, डिवाइजर, जिसको हम लोग बी बोले थे, डिवाइजर इनटू यहाँ पे कोसेंट, ठीक है ना, प्लस रिमाइंडर। इसको कंप्लीट हम लिख नहीं रहे हैं, बस इसको हम लोग समझ रहे हैं कि नंबर क्या होता है, डिविडेंड होता है, जो इस रिलेशन से बनता है ना। डिवाइजर के साथ हम लोग कोसेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिमाइंडर यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख लीजिए, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61। तो डिवाइडेड बाय 61 मतलब 61 से डिवाइड किया जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है, 61 से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब भी कोई नंबर 61 से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब 61 यहाँ पे क्या है, बोलिए, डिवाइजर है ना। 61 क्या है, आपका डिवाइजर है ना। क्लियर हो गया। जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 27 एज ए कोसेंट, यहाँ पे 27 कोसेंट हो गया, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर जो कि यहाँ पे 32। क्लियर हो गया, जो कि यहाँ पे 32। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ पे 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 प्लस 2 44 का 4 कैरी यहाँ पे 4, 6 2 जा 12 प्लस 4 16 प्लस यहाँ पे 32 आप देख पा रहे हैं। तो 7 2 यहाँ पे 9,
यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, तो 1 6 यहाँ पे 7 9 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा जो नंबर होगा। यानी यहाँ पे कहानी कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आपका जो नंबर है ना 1679, इसको आप क्या किए हैं बोलिए, 61 से आप डिवाइड किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वोशंट आपको कितना मिला, 27 मिला, और रिमाइंडर आपको बोलिए कितना मिला, 32 मिला। तब तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नंबर आपका ये वाला आ जाएगा जो यहाँ पे आ चुका है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, जिससे छोटा मोटा क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स का एग्जाम में आता है। चलिए एक ठो और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन में कहा गया है कि बाय व्हाट नंबर, कौन सा नंबर के द्वारा, कौन सा नंबर से शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशंट। यहाँ पर भी आपको नंबर मतलब पूछा गया है, आपको यहाँ पर भी नंबर पूछा गया है। तो नंबर इक्वल टू आपका पूरा मुजवानी यहाँ पे होना चाहिए, पूरा इसको दिमाग में तुरंत इसको सेव कीजिए कि डिवाइजर के साथ क्वोशंट, क्योंकि बार बार हम लोग उस तरह से सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे स्पीड को बढ़ाने के लिए कि डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे डिवाइजर है क्या, 13 क्या है यहाँ पे, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, आपका नंबर नहीं पूछा गया है, नंबर दे दिया गया है, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड। इसका मतलब 1365 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए। तो यहाँ पे जो नंबर होता है ना a इक्वल टू बोलिए क्या होता है, क्वोशंट होता है, इनटू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्या बोले, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये तो होता ही है ना। आपका यहाँ पे नंबर दिया गया है 1365, ठीक है ना, नंबर यहाँ पे आपको दे दिया गया है 1365। आपको क्या यहाँ पे निकालना है जी, बी मतलब यहाँ पे डिवाइजर आपको निकालना है। क्वोशंट यहाँ पे आपको दे दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना, 31 यहाँ पे क्वोशंट है और 32 यहाँ पे रिमाइंडर है। तो आराम से इसको भी आप बना सकते हैं, इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। पहले क्या कीजिए, इस 32 को इधर लेकर के आप आ जाइए, तो इसको अगर माइनस आप कीजिएगा तो क्या होगा, 13 यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे b इंटू यहाँ पे 31 आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो b इक्वल टू बोलिए क्या होगा, 1333 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 31। तो इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो सीधा आपको यहाँ पे 3 4 12 और यहाँ पे लास्ट में 3 आना चाहिए, यानी 43, यानी b यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 43 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है, ठीक है ना, कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी आपको क्वोशंट दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, है ना, नंबर दे देगा और आपको यहाँ पे डिवाइजर पूछ लेगा। कभी आपको डिवाइजर दे देगा, क्वोशंट देगा, रिमाइंडर देगा, नंबर आपसे पूछ लेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट रिलेशन कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आपको उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा कि डिवीज़न लेमा से छोटा छोटा 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, और साथ साथ में आप डिवीज़न लेमा को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे एक नया यहाँ पे हम लोग चीज़ सीखने जा रहे हैं, जो कि डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे एल्गोरिदम से ही पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होगा, एल्गोरिदम से ही पूछा जाता है। तो एल्गोरिदम कुछ खास नहीं है, वो लेमा से ही यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इट्स अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स से A एंड B विथ A ग्रेटर देन B। ओके, ये डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है। यानी यहाँ पे यूक्लाइड जो डिवीज़न एल्गोरिदम है ना, इस एल्गोरिदम से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी 2 नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कोई भी 2 पॉजिटिव अगर नंबर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो किस तरह से उसको निकालते हैं
यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है ना, कि यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम से। तो स्टेटमेंट आपका याद हो गया कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, HCF को यहाँ पे निकाल पाएंगे, ठीक है ना। HCF को हम लोग किस तरह से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे एक डिवाइड जब हम लोग करते हैं दो नंबर्स को, तो सबसे पहले ये आता है A = BQ + R, जो आप लोग को अब याद हो गया होगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग डायरेक्ट HCF निकाल सकते हैं दो नंबर्स का। वो दो नंबर कौन सा होगा, A और B। ये कोशेंट और रिमाइंडर तो आता है, लेकिन A और B दिया हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना, A और B यहाँ पे क्या होता है, दिया हुआ रहता है ना। कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि अगर आप A को B से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, आपका A हमेशा बड़ा होना चाहिए B से। ये कंडीशन लागू होना चाहिए, ठीक है ना। और होता ही है, हम लोग हमेशा बड़ा लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूब आएगा कोशेंट और रिमाइंडर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं डिवीज़न लेमा में। अब यहाँ पे कहा गया है कि डिवीज़न एल्गोरिदम में क्या है कि इस रिलेशन से आप किस प्रकार से या क्या प्रोसेस है जिससे कि आप HCF निकाल सकते हैं ये दो नंबर का। ये डिवाइजर और डिविडेंड जो दो नंबर आपको दिया हुआ है, ये दो नंबर का आप HCF निकाल सकते हैं। तो HCF निकालने के लिए एक ही यहाँ पे कंडीशन है, क्या है, अच्छा यहाँ पे जब हम लोग इसको किए थे लेमा में, तो R का रेंज क्या था आपको याद होगा। R का रेंज कुछ इस प्रकार था कि और क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से ज़्यादा और डिवाइजर यानी B से कम होना चाहिए, यही रेंज था ना R का। लेकिन डिवीज़न एल्गोरिदम में कहा गया है कि अगर ये आपका रिमाइंडर बिल्कुल 0 हो जाएगा, मान के चलिए कि रिमाइंडर आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा, इसको अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। अगर रिमाइंडर 0 होगा, यानी ये रिमाइंडर अगर 0 होता है तो सीधा आप डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर ये 0 होगा तो ये तो फिर रहेगा नहीं, है ना, ये 0 तो ये क्या होगा, ये रहेगा नहीं। A = BQ, ऐसा कंडीशन में B यानी डिवाइजर क्या होगा आपका, यहाँ पे HCF हो जाएगा। तो HCF का वैल्यू क्या होगा, सीधा यहाँ पे डिवाइजर को आप यहाँ पे HCF बोल सकते हैं। इस एल्गोरिदम में कुछ ऐसा ही कहा गया है, ठीक है ना, कि लेमा हम लोग लगा देंगे, रिमाइंडर लेकिन 0 होना चाहिए। जब तक वो डिवाइड में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पे चलते रहेगा, देखेंगे हम लोग आगे जा कर के। लेकिन एक थ्योरम के रूप में यहाँ पे हम समझाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं कि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये रिलेशन आपका जारी रहेगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन रिमाइंडर 0 होने के बाद उस रिलेशन में जो डिवाइजर होगा, वो डिवाइजर को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे HCF यहाँ पे बोल सकते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जिससे कि HCF पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, आपको हम बता दें क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, फुल मार्क्स नहीं मिलता है ना। क्यों फुल मार्क्स नहीं मिलता है, हम बता दें कि उस स्टेप्स में गलती कर देते हैं, शॉर्टकट वे में वो निकल जाता है, सिर्फ HCF निकाल के माने वो निकल जाता है, क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर देता है। लेकिन किस तरह से एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को लिखना चाहिए, किस तरह से आंसर्स को लिखना ज़रूरी है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसा यहाँ पे हम बनाएंगे, आपको एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार से ही बनाना होगा। तो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार से कि यूजिंग यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम, यानी यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम को यूज करके, है ना, यूज करके डिवीज़न एल्गोरिदम को यूज करके आप HCF निकालें, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में ही कि यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिदम, है ना, तब आपको एल्गोरिदम को यूज करना है, साइड में आपको एल्गोरिदम को लिखते हुए चलना है। यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं 504। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, कि 504 और यहाँ पे क्या है, बोलिए 1188, ठीक है ना, 1188 ये दिया गया है।
और आपसे पूछा गया है कि ये दोनों का HCF आप निकालें, लेकिन ध्यान दीजिएगा यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिदम। तो कैसे उसको हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले एल्गोरिदम में हम क्या किए थे, सबसे पहले एल्गोरिदम में हम देखे थे कि कौन ज़्यादा है, उसको जो भी नंबर बड़ा होगा, लार्जर नंबर होगा, है ना, A ग्रेटर देन B, वहाँ पे हम लोग देखे थे ना। तो A यहाँ पे लार्जर था और लार्जर नंबर को ही आपको डिविडेंड मानना है और स्मॉलर नंबर को आपको डिवाइज़र मानना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इस दोनों में से क्या होगा, A यहाँ पे किसको मानेंगे हम लोग 1188, है ना, लेट करके आप लोग मानिएगा, और B यहाँ पे क्या मानिएगा 504 यहाँ पे आप मानिएगा, ठीक है ना। सच दैट एग्जाम में कुछ ऐसा ही लिखना होगा, सच दैट, क्योंकि फॉर्मेट में कोई गलती नहीं होना चाहिए, A ग्रेटर देन B, है ना, A ग्रेटर देन B। क्लियर यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे साइड में आप डिवाइड यहाँ पे कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे डिवाइड कर लेना है ना, 1188। तो 2 से यहाँ पे आप आराम से दे सकते हैं, है ना, यहाँ पे 1008 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 180 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट डिवाइड जब आपका हो गया, बातों को यहाँ पे ध्यान रखें, फर्स्ट डिवाइड जब हो गया हम लोग तुरंत ही नेक्स्ट में पहुँच जाते हैं। ऐसा आपको नहीं आपको मतलब करना है। फर्स्ट डिवाइड यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो जाता है, आप क्या कीजिएगा 1188 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू 504 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसको आप लोग को लिख देना है साइड में, इसको आप लोग को लिख देना है, नहीं तो नंबर बिल्कुल कटे जाएंगे, बिल्कुल नंबर आपका कट लिया जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहला वाला जो डिवाइजर था उसको एज ए डिविडेंड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। 3 से अगर देंगे तो 54, ये 2 से ही आपको देना होगा 18 दूनी 36 360, ठीक है ना। यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 4 और यहाँ पे 4 होगा तो 1, तो 144 क्या होगा यहाँ पे 144 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा 180 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप 1 से आप यहाँ पे, अच्छा जब भी ये वाला स्टेप हो गया ना, सेकंड स्टेप हो गया, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा 504 इक्वल टू क्या करना होगा 180 इंटू 2 प्लस 144 आपको लिख देना है। नेक्स्ट में क्या होगा 144 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 6 हो गया, 5 यहाँ पे 3, ठीक है ना, यहाँ पे 144, ठीक है ना, 72 दिन, तो यहाँ पे 4 से आप दे सकते हैं, 4 से 144 चला जाएगा, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट स्टेप भी आपको यहाँ पे लिखना होगा कि 144 इक्वल टू क्या होगा 36 इंटू 4 प्लस 0। समझ में यहाँ तक आपको आया है, यहाँ तक आपको पहले पहुँच जाना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे इस तरह से एग्जाम में लिख देना है, फुल मार्क्स अगर आप चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू, है ना, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, है ना, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होगा कि हम लोग क्या जानते हैं कि 144 इक्वल टू 36 प्लस 4 प्लस 0, लास्ट वाला आपको उठा लेना है। हम पढ़ाए थे ना कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जब 0 हो जाता है तब हम लोग जहाँ पे R 0 हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा, जो डिवाइजर यानी HCF इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखना होगा 36। अब यहाँ तक अगर आप कर देते हैं ना तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। तो बोलो यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा ना। तो ये कंप्लीट आपको लिखना होगा, तब आपको जाकर के फुल मार्क्स मिलता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आप लोग को समझ में और आएगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। साथ में आप लोग को बता दें कि जो हम बोले थे ना कि RS अग्रवाल जो है उस किताब को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, यानी उसका जो क्वेश्चन है वहाँ पे हम बोर्ड में डालने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ में NCERT का भी क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। अब लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल गया होगा कि सब मिक्स करके यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग देखते हैं कि
960 और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 1575, ठीक है ना, 1575। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, फॉर्मेट तब का वही रहेगा, फॉर्मेट यहाँ पे वही रहेगा। लेट यहाँ पे आपको करना है, ए को यहाँ पे बड़ा आपको मानना है 1575 और बी को यहाँ पे क्या करना है आपको 960 लिख देना है, सच दैट यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी आपको लिखना है, ठीक है ना। ये सारे आपको लिखना होगा एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए, नहीं तो 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स यहाँ पे काट लिया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 960 और यहाँ पे 1575, समझ में आ रहा है ना। देखो 2 से यहाँ पे अगर देंगे ना, इस 60 को पहले आप हटा दो, दिमाग से निकाल दो। समझो यहाँ पे 900 है, तो 2 से अगर आप यहाँ पे देते हो तो आपको याद हो रहा है यहाँ पे कि 9 2 = 18 या 15 है ना, तो 2 से तो जाएगा नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 से दे सकते हो, जो कि यहाँ पे 960 बन के आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या 6, समझ में यहाँ तक आ गया। जैसे ही ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, आप यहाँ पे इसको लिखना ना भूले कि A इक्वल टू क्या होता है बोलिए, BQ यानी B × Q, है ना, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर। ये वाला प्रोसेस आपका गलती से छूट ना जाए एग्जाम हॉल में, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइजर मान लेंगे और पहला वाला जो डिवाइजर था उसको यहाँ पे हम लोग डिविडेंड मान लेंगे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे आप मान सकते हैं 2 से अगर देंगे तो 1200 यहाँ पे हो जाएगा, 1 से ही आपको देना पड़ेगा, 615 यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। इसके बाद भी आपको क्या कर लेना होगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख लेना होगा, है ना, याद करके आपको लिख लेना है, इंटू 1 के फॉर्मेट में ही आपको लिखना होगा, है ना, प्लस यहाँ पे 345। कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ छूट ना जाए एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि फुल मार्क्स गेन करना उतना आसान भी है नहीं, हर चीज़ आपको मेंटेन करना मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, 600 यहाँ पे 15 को हम लोग ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 से यहाँ पे अगर हम लोग देंगे तो 600 यहाँ पे हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 1 से यहाँ पे आप ले लीजिए 345, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 270 यहाँ पे हो जाएगा 345, ठीक है ना। इस स्टेप को भी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि 615 इक्वल टू क्या हो जाएगा 345 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 270 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, 1 से यहाँ पे चला जाएगा 270, है ना, 5 यहाँ पे 7, ठीक है ना, बस 75 यहाँ पे जाएगा, है ना, 75 यहाँ पे होगा, 270 यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। इसको भी आप लोग को लिखना होगा 345 इक्वल टू 270 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 75, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 73 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 7 21 और 2 यहाँ पे 22 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 45, ठीक है ना। तो 45 यहाँ पे हो गया, इसको भी आप लोग लिख लीजिए 270 इक्वल टू 75 इंटू 3 प्लस 45, ठीक है ना, क्लियर। फिर 45 को आप लोग को यहाँ पे 75 से लेना होगा, 1 से आप लोग दीजिए 45, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 30, यहाँ पर भी आप लोग को क्या करना होगा 75 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 30, इस तरह से आपको चलते जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं 30 और यहाँ पे 45, ठीक है ना, 1 से आप दीजिए यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 यहाँ पे आप लोग को मिल चुका है, इसको भी आप लोग को लिख लेना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टेप है इसको भी आप लोग को लिख लेना होगा कि 45 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 15, नेक्स्ट में 15 लेंगे 30, 15 2 जा यहाँ पे 30, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। यानी नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 0। लिखने का आपको तरीका भी समझ में आ गया होगा। पहले डिवाइज़र को लीजिए,
फिर क्वोशेंट को लीजिए, ताकि आपको जिस केस में अकॉर्डिंग टू यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम है ना, जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो आप इस लाइन के बाद डायरेक्ट ACF 15 यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है ना? तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। अब यहाँ पे एक गलती जो होता है अक्सर हर स्टूडेंट के साथ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को एक्स्ट्रा हम बोलना चाहेंगे कि मान के चलो यहाँ पे दिया गया था 960 और 1575, उसका यहाँ पे ACF हम लोग निकाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन पहले बताओ कि इस प्रोसेस से क्या सिर्फ हम 960 ये 2 नंबर का ही ACF निकाल सकते हैं क्या, कि और भी कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है? इस चीज़ को पहले समझना होगा। क्या और भी कोई चीज़ यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है कि सिर्फ 2 ही नंबर का ACF हम निकाल पाएँ जो दिया हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको हम बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे ना कि सिर्फ यही 2 नंबर का ACF 15 है, बल्कि जितना भी यहाँ पे लिखे हैं ना, सभी नंबर का ACF 15 ही आएगा। इसका भी ACF 15 ही है। अगर ये दोनों पूछता तो इसका भी ACF 15 ही होता, इसका भी ACF 15 ही है, इसका भी ACF 15, इसका भी 15, इसका भी 15। ये आप लोग को शायद किसी को मालूम नहीं था, है ना, या कोई बताया आपको नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए कि हर स्टेप में जो 2 नंबर यहाँ पे आ रहा है ना, सभी का ACF 15 है, ना कि सिर्फ इस नंबर का। बोलिए कैसे? देखिए, जब इस नंबर को आप लोग इसका ACF निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक पूरा आपको लेना होगा, 0 तक आपको आना होगा। लेकिन अगर इस डिवाइड को लेके आप चल रहे हैं तो भी आप कंप्लीटली 0 तक आइए, है ना, यही आपको ACF मिल जाएगा। अगर ये 2 नंबर का ACF आप निकालना चाह रहे हैं, मान के चलिए, तो यहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा ना, तो यहीं से स्टार्ट कीजिएगा तो कहाँ तक आइएगा? 0 तक आइएगा। तो ACF क्या होगा? 15 ही होगा, है ना। तो कोई भी 2 नंबर का ACF आपको क्या होगा? 15 ही यहाँ पे आने वाला है। ठीक है ना, 15 ही यहाँ पे आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये चीज़ आप लोग बता दीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे हम बता दें आप लोग को कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ना, यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा नाम से यहाँ पे जान सकते हैं, जो कि सक्सेसिव डिवीज़न मेथड। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? SIV, सक्सेसिव डिवीज़न मेथड। ठीक है ना, एग्ज़ाम में यहाँ से भी अगर आ जाएगा तो आप लोग घबराइए मत, डिवीज़न मेथड। तो इसको हम लोग सक्सेसिव मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, एक के बाद एक यहाँ पे आ जा रहा है, इसलिए हम लोग सक्सेसिव भी लिख सकते हैं। तो ये सक्सेसिव डिवीज़न मेथड है। ध्यान में आप लोग को रखना होगा कि यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा नाम से यहाँ पे जान सकते हैं। इसको दूसरा नाम से भी जाना जा सकता है, जो कि सक्सेसिव डिवीज़न एल्गोरिदम है। यहाँ तक आप लोग को समझ आया है? उम्मीद है ना, कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग लेंगे जो कि NCERT का है ना, ACF हम लोग निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को लेने का पीछे मेरा कुछ रीज़न है, बताएंगे अभी क्या है। क्वेश्चन देखिए कि NCERT में आपको मिल जाएगा कि 196 और यहाँ पे दिया गया है 38220। ठीक है ना, 38220 आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन का आंसर उसको याद हो जाता है, इतना बार बनाता है कि उसको आंसर कहीं ना कहीं 195 होगा, याद हो जाता है। ठीक है, अब वो देखिए क्या करता है, कुछ नहीं करता है। ये 196 वो लेता है, 38220 करता है, सीधा यहाँ पे 195 वो लिखता है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से वो आंसर को लिख देता है कि इसका आंसर क्या होगा, ACF क्या होगा, 196। और घर में आकर के क्या करता है, मार्क्स काउंट करता है कि इस क्वेश्चन को भी हम बना के आए हैं, तो यहाँ से भी 2 नंबर मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, जो अच्छा से जिसको जानकारी होगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही वो एग्ज़ाम में काट देता है, 1 मार्क्स भी वो नहीं देता है, क्योंकि ये मेथड ही गलत है। यहाँ पे कहीं पर भी यूक्लाइड का डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सिंपल डिवाइड करना यहाँ पे हम लोग का मकसद नहीं है। एक सिंपल डिवाइड
10th का एक स्टूडेंट को कभी भी पूछा नहीं जाएगा। ये बात भी आप लोग को याद होना चाहिए या मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, कुछ मेथड्स है, कुछ स्टेप्स है जिसको आपको याद रखना होगा और फॉलो भी आपको करना होगा हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि सक्सेसिव भी यहाँ पे नाम दिया गया है, तो यहाँ पे ये सक्सेसिव हुआ नहीं, ये डायरेक्ट आप बना दिए हैं। इस तरह से क्वेश्चन आप नहीं एग्जाम में बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले वही आपको मतलब लिखना होगा कि दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप डिवाइज़र को यहाँ पे छोटा आप ले लेते हैं और यहाँ पे जो आपका डिविडेंड है उसको आप बड़ा मान लेते हैं। ये अक्सर लेना पड़ता है क्योंकि डिवाइड का एक रूल भी है कि डिविडेंड हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना, डेसिमल का डिवाइड छोड़ के। चलो अब यहाँ पे आप नॉर्मल इसको बना सकते हैं। 1 से ही आप दीजिए, 2 से आप दीजिएगा तो 19 टू 38, साथ में 6 का 12 ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप 196 यहाँ पे दे सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप को बनाना होगा जैसे आप लोग बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा है नहीं कि कुछ भी आप बना के यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे 6 आपको लिखना होगा, यहाँ पे 10, 8, यहाँ पे 2, 1, तो 186 हमको यहाँ से मिल रहा है और साथ साथ में आप देख पा रहे हैं इस 2 को यहाँ पे हम लोग उतार देंगे, ठीक है ना। 2 को यहाँ पे हम लोग उतार देंगे, रूल के हिसाब से एक ही डिजिट को आप उतार सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद साइड में आप लिखना ना भूलें कि इस एल्गोरिदम के हिसाब से 196 इंटू 1 प्लस यहाँ पे, सॉरी प्लस तो अभी तक आया नहीं, इसको भी आप मत लिखिए यहाँ पे। क्यों आपको यहाँ पे नहीं लिखना है? क्योंकि ये रिमाइंडर है नहीं, रिमाइंडर ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये 196 से ज़्यादा है, इसीलिए इसको भी आप लोग को लिखना है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप 9 से इसको दे सकते हैं, 9 से इसको आप 196 इंटू 9 अब यहाँ पे दे सकते हैं, इसको 1764 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। 1764 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये 8 हो जाएगा, ये 7 यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा 98। 0 को यहाँ पे आप उतार दीजिए, है ना। उसके बाद 5 से आप दीजिए तो यहाँ पे 980 आ जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है ना। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है। अब ये स्टेप होने के बाद डायरेक्ट आप एसीएफ मत लिखिए, आपको ये वाला मेथड भी यहाँ पे लाइन यहाँ पे लिखना होगा, जो कि पहले हम लोग डिवाइज़र को लेते हैं। ये भी रूल है, Q इंटू ए नहीं लेते हैं, Q इंटू बी नहीं है, B इंटू Q होता है, सब चीज़ यहाँ पे फॉलो होता है। तो आप कृपया इसको गलती ना करें, है ना। ऐसा केस में जब रिमाइंडर 0 होता है तब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम या सक्सेसिव डिवीज़न मेथड, है ना, एसीएफ इक्वल टू, आप सीधा आप अगर लिखिएगा कि 196 तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये स्टेप्स आपको लिखना होगा जैसे डिवाइड का रूल है उस हिसाब से। आप आंसर को याद कर लेते हैं और सीधा आप यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपको एक भी मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए। अब चलते हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब चलते यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि ये आर्मी वाला जो क्वेश्चन है ना, जो एनसीईआरटी किताब में आपको मिलता है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसको एक बार हम लोग को सही किस प्रोसेस से इसको बनाना है एग्ज़ाम में एक बार देखना हम लोग को मतलब बनता है। चलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in a same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? दो यहाँ पे टीम है ना। देखो अभी इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इसीलिए आप आराम से क्या कर सकते हैं ना, बिना कुछ सोचे समझे आप बोल देते हैं कि चलिए इसका एसीएफ निकालना होगा, क्योंकि आपको याद हो गया है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम के बाद ही दिया हुआ है, मतलब इसका आपको एसीएफ ही निकालना है।
लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारा क्वेश्चंस के बीच में जब ये क्वेश्चंस को डाल देंगे और आर्मी उर्मी को हटा के कुछ और डाल देंगे, सोल्जर्स डाल देंगे या कुछ भी यहाँ पे कहानी हम बना देंगे, है ना, तब आप क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाते हैं। तो आपको क्या यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल फंडा क्या है, क्वेश्चन का की पॉइंट कहाँ पे है, कैसे हम लोग समझे क्वेश्चन को पढ़ के कि ये यूक्लाइड डिवीज़न से सॉल्व करना होगा। यूक्लाइड तो मतलब हटा दीजिए, आपको HCF यहाँ पे निकालना होगा, है ना। देखो दो यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे टीम है जो कि आर्मी का टीम है, दो यहाँ पे ये है टीम है। एक टीम में क्या है 616 मेंबर है और दूसरा टीम में यहाँ पे 32 मेंबर हैं, ठीक है ना। मान के चलो दो स्कूल है, दो स्कूल में एक स्कूल में 616 स्टूडेंट है और दूसरा एक स्कूल में 32 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। अब दोनों को परेड करना है, साथ में परेड करना है, मार्च जिसको बोलते हैं ना, यानी मान के चलो लाइन में दोनों को लगना है, दोनों को क्या करना है, लाइन में लगना है। तो लाइन में जब हम लोग खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, कॉलम बनता होता है कि नहीं होता है, बोलिए। कॉलम यहाँ पे बन जाता है ना। इस तरह से हम लोग लाइन में क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली हम लोग इस तरह से खड़ा हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको दिया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बनेगा, अगर एक के पीछे एक हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो मैक्सिमम कॉलम कितना बनेगा, ये बात है। देखो कॉलम कुछ इस प्रकार से बनना यहाँ पे ज़रूरी है ताकि क्या हो जाए, सारा स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ पे हट जाए, सारा स्टूडेंट वहाँ पे धर जाए, है ना। इस तरह से मान के चलो आप कॉलम तो बनाए हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ऐसा मान के चलो। तो पहला कॉलम में स्टूडेंट कुछ ज़्यादा है, दूसरा में कुछ और, यहाँ पे तीसरा में कुछ और ज़्यादा है मान के चलो, और यहाँ पे दूसरा में थोड़ा सा कम है, सेकेंड कॉलम में थोड़ा कम स्टूडेंट है। तो ये क्या हुआ आपका, ये नहीं बना। तो कुछ इस प्रकार से हमको मैंने बनाना होगा ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, आपका सेम लेंथ का यहाँ पे 3 कॉलम या 4 कॉलम जो भी आपका HCF आएगा वो बन सके। तो इस नंबर ऑफ कॉलम से हमको HCF ही निकालना है, वो कैसे हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। देखो कुछ इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि आपको हमेशा यहाँ पे प्रयास क्या करना होता है कि देखो आप लोग देखे होंगे ना कि जो फील्ड होता है स्टूडेंट का, माने स्कूल में जो फील्ड होता है जहाँ पे हम लोग, है ना, परेड करते हैं सुबह सुबह स्कूल जा करके, है ना। तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि फील्ड में यानी एक लाइन मान के चलो खड़ा हो गया, ठीक है। लाइन में क्या है, स्टूडेंट एक के बाद एक क्या हुआ, माने खड़ा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, लाइन में लगना स्टार्ट हो गया। तो आप देखे होंगे वो लाइन कहाँ तक जाता है, एकदम लास्ट तक, जितना जगह आपका बना हुआ है ना वहाँ तक लाइन जाएगा, है ना। किसी स्कूल में अगर स्टूडेंट कम है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर स्टूडेंट ज़्यादा है, भर के स्टूडेंट है स्कूल में, तो क्या प्रोसेस है कि लाइन को छोटा मत बनाओ, मैक्सिमम आप बना दो, मैक्सिमम जितना आप बना सकते हो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, एक लाइन में मैक्सिमम स्टूडेंट को वहाँ पे आप रख सकते हो। फिर जब वो लाइन कंप्लीट हो गया तब नेक्स्ट में आप लेके आ सकते हो, है ना। तो ऐसा करके आप, ऐसा है नहीं कि फर्स्ट लाइन को ही क्या करना है आपको पूरा एकदम बढ़ा देना है, नहीं, क्योंकि अगर पूरा बढ़ा दीजिएगा तो स्टूडेंट फिर कम हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, आपका स्टूडेंट फिर कम हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको लेना है, स्टूडेंट को यहाँ पे आपको सजा देना है, खड़ा मतलब करवा देना है, ताकि लाइन भी इक्वल रहे और हर लाइन में क्या होना चाहिए, इक्वल स्टूडेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, मैक्सिमम। अच्छा HCF क्यों निकालेंगे, तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा कुछ नंबर निकल के आता है दो नंबर से जो दोनों को काट सके, है ना। डिवाइजर निकल के आता है ना, हम लोग देखे ही हैं अभी क्वेश्चन में कि B को हम लोग HCF मान रहे थे, B क्या है, डिवाइजर ही तो है, तो डिवाइजर को हम लोग B मानते हैं, यानी HCF मतलब डिवाइजर होता है और डिवाइजर का मतलब होता है कि दोनों नंबर को काट सकता है। यानी हमको एक कॉमन यहाँ पे नंबर्स निकल के लेना होगा, जो नंबर्स यहाँ पे स्टूडेंट का होगा, जो कि हर कॉलम में वो आपको मिल जाएगा। समझ में यहाँ तक आ गया कि हाईएस्ट वैसा नंबर आपको लेना है जो सब में होना चाहिए, हर कॉलम में होना चाहिए। ये रहा इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट, इसीलिए हम लोग HCF निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यानी आपको माने कुछ ऐसा नंबर ले लेना है ना, दोनों ग्रुप से
ऐसा एक नंबर ले लेना है जो कॉमन है, और कॉमन होगा तो क्या होगा, सब में वही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ़ आर्मीज़ को हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे HCF निकालना है, जो कि यहाँ पे 32 और यहाँ पे 616। उसके बाद प्रोसेस यहाँ पे सेम है, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। 32 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 616, लेकिन जो मेथड हम बताए हैं कैसे वहाँ पे AB पकड़ना होता है, किस तरह से सच दैट करके A> B आपको लिखना होता है, वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में रखना होगा। 2 से हम लोग नहीं देंगे, 1 से यहाँ पे देंगे, तो 32 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 9 4 1 है ना, 4 यहाँ पे तो 2 दे दीजिए, यहाँ पे आप 6। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 32 को यहाँ पे कितना से हम लोग दे देंगे, बोलो। 9 से आप यहाँ पे काट सकते हैं, 9 से यहाँ पे आप काटेगा तो 9 2 18, 8 कैरी 1, 27 से 28 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप 8 यहाँ पे हो गया ना, ये 8 हो गया, बस आप इसको लिख देना होगा, है ना, कि 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस यहाँ पे 8, है ना। उसके बाद 8 को आपको ले लेना होगा, 32 यहाँ पे, 4 जा यहाँ पे 32, उसके बाद यहाँ पे भी आपको लिखना होगा, है ना, 8 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 0, ठीक है। 32 और 8 का भी यहाँ पे डिवाइजर HCF यहाँ पे 8 होगा, और 616 और 32 का भी यहाँ पे HCF आपको 38 यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम HCF इक्वल टू 8, यानी यहाँ पे 8 कॉलम आपको बनाना होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे आप लिख लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 8, है ना। इतना आपको लिखना होगा, तब एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आपको मिलेगा। चलो, तो क्लास को यहीं पे हम लोग आज कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, कि डिवीज़न एल्गोरिदम से कुछ और क्वेश्चंस होता है, कुछ और टाइप मतलब होता है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रूव करो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स फलना फलना, है ना, फॉर्मेट में होता है, या किसी का भी स्क्वायर, है ना, इस फॉर्मेट में माने देखने को मिलता है। तो ऐसा जो भी क्वेश्चंस है उसको कैसे हम लोग हल करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। उम्मीद है, आज तबीयत थोड़ा सा मेरा डाउन भी है ना, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्लास, आज का क्लास, कि किस तरह से एग्ज़ाम में हम लोग आंसर्स को लिखेंगे। और कॉपी पेन लेकर के हमेशा बैठा कीजिए क्लास के स्टार्टिंग में ही, है ना, उसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, और अपना जो भी गलती है एक एक पॉइंट को आप लोग वहाँ पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पे क्या करना है, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर मतलब कर सको, ठीक है ना। चलो, जैसे ही चैप्टर मेरा कंप्लीट होगा, MCQs भी हम कराएंगे हर चैप्टर का, तो कहीं पे कोई दिक्कत आने हम नहीं देंगे। तो आप लोग इसमें माने क्या कीजिए, पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू कीजिए, और साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए जम के। चलिए, मिलते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पक्का उसको कर लीजिए, बेल घंटी को भी आप दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।